बेटा जैसे कि आप हमारे यहाँ पे आज दूसरा लेक्चर है केमिस्ट्री जो चैप्टर उसके हवाले से। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने डिफाइन किया था, और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो दो टाइप्स थी, इलेक्ट्रोमैटिक सेल वोल्टिक और गैल्वानिक सेल, उन दोनों की हमने डेफिनेशंस देखी थी। उन दोनों में डिफरेंस जो था वो भी हमने स्टडी किया था। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं वो आमतौर पर जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। हम उसमें एसिड बेस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आज हमारी जो बहस है वो ये है कि हम किस नेचर के जो है वो रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और किस तरह जो हम नहीं कर सकते उनकी वजूहात। तो उस हवाले से हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर हम इसकी तारीफ करें तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बहाव को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब ये चार्ज फ्लो कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तो चार्ज जो है दो चीज़ों पे हो सकता है। चार्ज बजाते खुद कहीं चल के नहीं जा सकता, ठीक है ना। चार्ज को लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। चार्ज को करियर रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह आज की बीमारी आई हुई है कोरोना, तो एक वायरस से फैलती है। वायरस जो है वो खुद एक जगह से जाकर दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि वो नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर जिंदा नहीं रहता। वो आगे क्या कैसे जाकर फैलेगा? वो एक इंसान दूसरे इंसान तक लेके जा सकता है, तो उसे करियर चाहिए होता है अपने फैलाव के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो कह सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड से ये मतलब नहीं है कि आपको चार्ज के नेचर नहीं जाना। आप अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट बह रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट बह रहा है। आपने चार्ज के नेचर नहीं जाना कि पॉजिटिव चार्ज बह रहा है तो करंट बह रहा है, नेगेटिव चार्ज बह रहा है तो करंट नहीं बह रहा है। चाहे कोई भी चार्ज बह रहा हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज बह रहा हो चाहे नेगेटिव चार्ज, करंट बह रहा है। तो हमने चार्ज के नेचर नहीं जाना कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। हमने देखा ये है कि चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। चार्ज खुद फ्लो नहीं करता, किसी चीज़ के ऊपर बैठ के फ्लो करता है, मूव करता है। तो चार्ज को करियर चाहिए होता है। तो वो चीज़ जिसके ऊपर चार्ज बैठा होता है उसको हम बोलते हैं चार्ज करियर। तो हमारे पास जो चार्ज करियर से बेटा दोनों तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चार्ज करियर चाहिए होता है। चार्ज करियर है वो दो तरह, जैसे कि चार्ज की करियर की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आयंस। आयंस के ऊपर चार्ज होता है, वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। जैसे आयंस की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयन, इसी तरह से नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव चार्ज के आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी आयन फ्लो कर रहा होगा मैं कहूँगा चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि आयन के ऊपर तो चार्ज बैठा हुआ है। तो अगर मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है ना, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अगर मोटरसाइकिल चल रही है, आप कहेंगे वो देखिए साथी मोटरसाइकिल जा रही है, नहीं आप कोई सर जा रहे हैं, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जब भी आयन फ्लो कर रहा होगा मैं नहीं कहूँगा आयन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन फ्लो कर रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन किसी एक तरफ जा रहे होंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप कहेंगे चार्ज फ्लो कर रहा है, और उसको हम बोलेंगे करंट बह रहा है। इसी तरह से दूसरा जो करियर है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जा रहा होगा आप ये नहीं कहोगे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज के जो करियर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आयंस बैठे होंगे हम कहेंगे आयंस के ऊपर चार्ज बैठा हुआ है वो भी फ्लो कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे हम कहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आयन पर चार्ज बैठा हुआ है वो भी फ्लो कर रहा है। लेकिन मींस जब भी आयन फ्लो करेंगे या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हम कहेंगे चार्ज फ्लो कर रहा है, और जब चार्ज फ्लो कर रहा है हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बह रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ों की वजह से प्रोड्यूस होती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसकी वजह से, फ्लो करेगी आयन के फ्लो की वजह से, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर फ्लो कर रही है, चाहे आयन फ्लो कर रहे हैं चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी काबिल है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना लाजमी है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह लाजमी जाने चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। तो अब हम रिएक्शंस की नेचर की तरफ आते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया
केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। फिर मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस जो है इनकी दो टाइप्स होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। इनको हमने मेजरली दो टाइप कैटेगरी में डाला था। एक थे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दोनों न्यूट्रल होते हैं, बाहर स्टार्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। और दूसरे जो हमने स्टडी किए थे वो है रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इन रेडॉक्स रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रॉन फ्लो रिएक्शन भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। हम इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये प्रूव करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रेडॉक्स रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं रेडॉक्स होते हैं, ठीक है ना। हम एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें फ्लो ऑफ क्या चाहिए होता है, चार्जेस, जिसको हम करंट बोलते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं इन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। So in these reactions, acid base reactions, no transfer of electron, no transfer of electron occurs. इन reactions के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है वो टर्न नहीं करेगा। ये जो रिएक्शन होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो किस तरह ट्रांसफर होता है वो इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक सिंपल सी मैं यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस लेके जो है वो आपको बता देता हूँ, जनरलाइजेशन करता हूँ। आप जब भी एसिड रिएक्शन स्टडी करेंगे एसिड होता है वो उसको हम रेट पाते हैं इसके साथ, बेस के साथ, फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं प्रोडक्ट की नेचर नहीं जानता कि प्रोडक्ट कौन सी होगी, ठीक है ना। तो इसमें एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है ना तो इलेक्ट्रॉन चल के एसिड से बेस की तरफ आता है, नो, ना ही इलेक्ट्रॉन चल के बेस से एसिड बेस की तरफ आता है, ना बेस से एसिड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तबादला नहीं होता इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो हम कहते हैं कि ये करंट पैदा नहीं करवा सकती रिएक्शन। जबकि आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इनमें रिएक्टेंट एसिड बेस होते हैं, इनमें जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा होता है प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको हम आपस में रिएक्ट करवा के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे मेजर डिफरेंस है एसिड बेस रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन में, इनमें एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इनमें डिफरेंस कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब इस तरह की रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां से कहां जाएगा। जब इस तरह के रिएक्शंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट से निकल के किस तरफ चला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर ऑलवेज। ये चीज बेसिक फार्मूला है रेडॉक्स रिएक्शन का कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट से निकल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंदर चला जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से एक केमिकल से निकल के दूसरे केमिकल में जाएगा तो साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और जब वो इलेक्ट्रॉन बहेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, फ्लो करेगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो लिहाजा साबित हुआ कि रेडॉक्स रिएक्शन भी इस्तेमाल हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जिनके अंदर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि आपके पास जो एसिड बेस रिएक्शन के इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इन दोनों की जो है मैं जो है वो तारीफ यहाँ पे बड़े से के इनकी बेसिक जो है डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो एसिड बेस जो रिएक्शंस होते हैं ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो ये इनकी तारीफ है जो आपके पास, बल्कि निशानी है एसिड बेस रिएक्शंस की। इनमें क्या होगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी इस तरह का रिएक्शन होगा, ये पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह पहचान, आपको रिएक्शन लिखा हुआ आपके सामने, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिड बेस रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है। तो उसके लिए निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी एसिड बेस रिएक्शन आप स्टडी करोगे तो कहीं उस रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नजर नहीं आएगा, मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, चाहे वो रिएक्टर की तरफ से हो चाहे प्रोडक्ट की तरफ से हो। लेकिन अगर बात को रेडॉक्स रिएक्शन की, तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ठीक है ना।
इनमें क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स। जब इस तरह के रिएक्शन प्रोसीड करेंगे उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज्यादा एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर किसी भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, सब वैसे की वैसी सेम रहे। जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेड फॉर्म में है, रिएक्टेड में है, वही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रोडक्ट में हो। तो अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो तो उनको हम बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो आपके पास स्पीशीज हैं उनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए, किसी एलिमेंट की बढ़ जाए, किसी की कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक और चीज माइंड रखिएगा, जरूरी नहीं है कि रेडॉक्स रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट है, खास कर 4 एलिमेंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो। अगर उनमें से किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे उसे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए तो हम उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक और चीज, बजाय इसके मैं दोनों की डिटेल्स आपको बताऊं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, चेंज हो रही है, हम कह रहे हैं चेंज होती है, चेंज होती है। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का कांसेप्ट आ जाएगा तब हम मेजर इनमें फर्क महसूस करेंगे और इनकी भी एग्जांपल से इसकी वजाहत करेंगे, इसकी भी एग्जांपल से वजाहत करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से इसकी भी एग्जांपल उठा सकते हैं, इसकी भी। तो एसिड बेस रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में प्रैक्टिकली डिफरेंस जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए किसका कांसेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ पे हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है, ठीक है ना, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ताकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लें, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन में मजीद जो डिफरेंस है उसको क्लैरिफाई कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम तारीफ करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। अगर आपके पास कोई भी आयन है या मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एक एटम के एक एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम की, एक और चीज यहाँ पे काफी काफी और है, अक्सर बच्चे जो है वो एक काफी सारे एटम होते हैं एलिमेंट के, उन सब का चार्ज मालूम कर लेते हैं, फिर उसको कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे सिंगल रूल इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल एटम ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की फाइंड की जाती है, हमेशा सिंगल एटम की आप फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके अलावा यहाँ पे वो हो सकता है कि आपका जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, वो आयन का भी हिस्सा हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बज़ाहिर चार्ज होता है किसी भी एक एटम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो एटम जो है वो आयन के अंदर मौजूद हो, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह किसी चीज का चार्ज लिखते हैं, उसके सैंपल से ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर पे जिस तरह चार्ज करते हैं, बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट उसी तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्रेस करने के चंद रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनको जो है वो एक को एक्सप्लेन करेंगे। रूल जब हमें पता चल जाएगा फिर हम प्रैक्टिकली फाइंड भी करेंगे चंद एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि हमारा जो कांसेप्ट है क्लियर हो जाए अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिए जाएंगे और उनमें एक पूछा जाएगा कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर फ्रा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके पता होगा, उनमें से कोई एक एलिमेंट अंडरलाइन किया होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके रूल स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ऑल द एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी एलिमेंट जो अकेला होता है, चाहे उस एलिमेंट के अपने हजार एटम ही क्यों ना हो, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ना हो, तो हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। कोई भी एलिमेंट अकेला हो, चाहे उसके अपने हजारों एटम आपस में जुड़े हो, ठीक है ना, अकेला हो, उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, दूसरे एलिमेंट के एक ही एटम ना हो उनके साथ, तो हम कहते हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास मौजूद है क्लोरीन, ठीक है ना, इसके दो एटम हैं, आपके इसके दो एटम है, हमने नंबर ऑफ एटम नहीं जाना, हमने काइंड ऑफ एटम में जाना है। अगर एक ही तरह से ये दोनों दो एटम है, मैं मानता हूँ है एक ही एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है, क्लोरीन की और एलिमेंट इसके साथ नहीं है, क्लोरीन के चाहे हजारों एटम आपस में जुड़ जाए, अकेला है एलिमेंट। जब एलिमेंट अकेला होगा, एटम में ऐसी बात नहीं कर रहा, एलिमेंट अकेला हो, चाहे एटम उसके हजारों आपस में जुड़े, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, तो इसके ऊपर लगेगा जीरो। ये किसको शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से आपके पास H2 है,
अकेला एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। मेरे पास O3 है, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है, और किसी एलिमेंट के एटम नहीं है, अकेला ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। इसी तरह से मेरे पास S8 है, सल्फर के 8 एटम है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अकेला है, कोई और एलिमेंट इसके साथ है ही नहीं। तो जो भी एलिमेंट अकेला होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से फास्फोरस P4 है, फास्फोरस के 4 एटम है, लेकिन Pp क्योंकि अकेला फास्फोरस है और कोई एलिमेंट इसके साथ नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। आपके पास सोडियम है, ठीक है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, अकेला है, कोई एलिमेंट इसके साथ नहीं है। इसी तरह से आपके पास कैल्शियम है, इसके कोई एलिमेंट इसके साथ नहीं है, अकेला है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो पहला पॉइंट यह है कि कोई भी एलिमेंट जब वो फ्री स्टेट में होगा, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट स्टडी करते हैं, इसके रूल्स का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, ठीक है ना, सिंपल आयन की बात कर रहा हूं, ऐसा आयन जिसमें सिर्फ एक एटम है, ठीक है ना, सिर्फ एक एटम हो, एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसको हम सिंपल आयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। अगर आपके पास कोई एक एटम वाला आयन है, मतलब ऐसा आयन जिसके ऊपर सिर्फ एक, इसके अंदर सिर्फ एक एटम है, तो उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट इज जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास सोडियम है, ठीक है ना, अकेला था, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या जितना इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालो उसको उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्टिकल में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके ऊपर आगे +1 चार्ज, ठीक है ना, ये सिंपल आयन है, एक एटम का मौजूद है, ठीक है ना। अब इस आयन के ऊपर चार्ज क्या है, +1, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास मौजूद है क्लोरीन एटम, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसी एटम में आप जितना इलेक्ट्रॉन डालो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज आता है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, इसके ऊपर चार्ज है -1, तो आप ये सिंगल एटम पर मौजूद है आएंगे, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर -1, तो ये -1 चार्ज है, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कोई भी सिंपल आयन एक एटम पर मौजूद हो, जो उसका चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे इसका चार्ज +1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है, इसका चार्ज -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 है। इस तरह से कैल्शियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन पास करने कैल्शियम एटम ने रिलीज कर दी, खारिज कर दी, कैल्शियम पर +2 चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे +2 चार्ज भी है, कैल्शियम आयन का, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इस तरह से आपके पास ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, -2 इसके ऊपर चार्ज भी है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिंपल आयन की, उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसी के बराबर होती है, ठीक है ना। आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, बहुत ही तगड़े एलिमेंट हैं, ठीक है ना। उनमें आपके पास जो है एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं, तो ये 2 एलिमेंट्स में थोड़ा काम करते हैं। तो इस वजह से इन 2 एलिमेंट्स के बारे में जो हमने डिटेल से देखना है कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या रूल्स हैं और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या रूल्स हैं। तो बेटा आपके पास जो मौजूद हाइड्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 1 होती है, जो इसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है, +1 तकरीबन, ठीक है ना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड्स इज +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा +1 होती है, सिवाय इनके मेटल हाइड्राइड्स, जो इनके मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं हाइड्रोजन के, उनके अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 की बजाय -1 होती है। ऐसा क्यों होती है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है ना, कि ये चीज मान रखनी है। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं उन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सिवाय मेटल हाइड्राइड से। मेटल हाइड्राइड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक मेटल एटम होता है, दूसरा हाइड्रोजन का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मेटल हाइड्राइड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो, दूसरा मेटल है, ठीक है ना। तो मेटल के ऊपर हमें ऑलरेडी पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लिहाजा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में चली जाती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे, जब भी जो आपके पास हाइड्रोजन है नॉन मेटल के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा, हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी, सिवाय जब ये इसके साथ जुड़े नॉन मेटल के साथ, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 चली जाएगी, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, मैं बल्कि यहीं पे आपको बता देता हूँ। जो आपके पास मौजूद है हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं पेंसिल के साथ इसको लिखता हूँ हाइड्रोजन, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये रूल है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव साइन लिखी जाती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसकी जो है वो आपके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस साइन लिखी जाती है, प्लस साइन लिखी जाती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको जो चैप्टर में आपको पढ़ाया था। हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
हमने इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्यों लगाया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हमने इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्यों लगाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जैसे कि यहाँ पे आपने पार्शियल पॉजिटिव का लगाया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं करोगे, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस साइन में होगी। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चला जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस साइन में होगी। ये चीज मायने रखती है, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस साइन में लिखी जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव साइन में लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है किस भी नॉन मेटल के साथ इसका बॉन्ड बना दो तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, फ्लोरीन की -1। ठीक है ना, चाहे किसी भी कंपाउंड के साथ इसके लिए। ठीक है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन मेटल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना, मेटल आपको पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, वो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है लेती नहीं। ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव आयन आती है। साथ में मैंने क्या किया, सोडियम के साथ जोड़ दिया हाइड्रोजन को। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन सोडियम से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पर इस पर सोडियम की। तो जब ये मेटल के साथ जुड़ेगी, मेटल कभी भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं किया गया, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आयन बनाती है इलेक्ट्रॉन देके। तो जब भी ये हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ेगी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। ठीक है ना, और मेटल के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो भी है। और जब हाइड्रोजन से जुड़ेगी नॉन मेटल के साथ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो है प्लस साइन। मतलब यहाँ पे रूल बन जाता है, रूल ये बनता है कि अगर H जुड़ी हुई है इसके साथ मेटल के साथ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जब H जुड़ी हुई है इसके साथ नॉन मेटल के साथ तो भी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +1 साइन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अक्सर तकरीबन सब कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। ठीक है ना, -2। लेकिन चंद एक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना, आइए उन कंपाउंड्स को देखते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। तो 3 यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, 3 तरह के जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जिनमें ऑक्सीजन की -2 नहीं होती बल्कि उनसे डिफरेंट होती है। परऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। और सुपर ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ये सेकेंडरी टॉपिक है इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। सुपर ऑक्साइड्स जो है ऐसे जो है वो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। ठीक है ना, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा जब हम इसकी वेरिफिकेशन के एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास AgO2 सुपर ऑक्साइड है, Na2O2 H2O2 ये परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1, सुपर ऑक्साइड K2 की शायद -1/2 हाफ, मतलब -1/2 होती है। इसके अलावा OF2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ये मैं आपको यहीं पे डिस्कस बता देता हूँ कि OF2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों होती है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। हमने अभी पढ़ा है जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव साइन में होती है, और जिस एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव साइन में होती है। तो यहाँ पे हमें पता है फ्लोरीन वाहिद एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। तो लिहाजा फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, फ्लोरीन को बनाया नेगेटिव चार्ज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव साइन में होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव साइन में होगी। ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पर आपके पास है OF2, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पे -1, 2 फ्लोरीन के एटम है × 2, ऑक्सीजन एक एटम है। तो ओवरऑल जो हमारा न्यूट्रल है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे -1 चार्ज टोटल कितना हो गया, -2, उसको न्यूट्रल करेंगे +2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम के ऊपर क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन के एक एटम के ऊपर देखिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। तो यहाँ पे आप फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 नहीं बोलोगे, क्योंकि -2 तो 2 फ्लोरीन के एटम मिला के -2 चार्ज प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना। हमने फ्लोरीन के एक एटम का कैलकुलेट करना है, तो एक एटम जो है फ्लोरीन का -1 चार्ज जो है उसके ऊपर डिजायर हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये कलेक्टिवली -2 है। यहाँ पे हमने एक एटम का कैलकुलेट करना है तो -1 है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ऑक्सीजन की +2 है। बाकी जितने भी कंपाउंड है उनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। इसको वेरीफाई करें, -2 होती है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है इन
neutral molecules the algebraic sum of oxidation state of all the elements is 0। जो आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को कलेक्टिवली जमा कर लें, अलजेब्रिक सम ले लें उनका, तो उनका आंसर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, उसके थ्रू जाने के एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। फर्स्ट से मेरे पास एक कंपाउंड मौजूद है, वो है KMnO4, ठीक है ना। तो KMnO4 मौजूद है, यहाँ पे हमने इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। फर्स्ट करनी है इसकी मैंगनीज की, तो मैंगनीज की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप एक्स पास कर लेते हो। बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है, कैसे पता चलेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताना है। तो यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, ठीक है ना। तो अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है इसकी मैंगनीज की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इन सब एलिमेंट के तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर होना चाहिए। हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ये वाला एटम मैंगनीज, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के एक एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट तो हमारे पास जो है उस पर यहां पे पुट करेंगे, ऑक्सीजन की कितने एटम है, 4, तो इसकी जो भी ऑक्सीजन स्टेट आएगी उसको हम क्या करेंगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रूल्स। यहाँ पे हमें पता है पोटेशियम पहले ग्रुप में होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम क्या है, +1 इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, उसको फर्स्ट कर ले x, ठीक है ना। तो यहाँ पे x आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज जो कि हमने फाइंड कर लिया है, +4 इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा = 0। अब यहाँ पे आपके पास जो है आएगा यहाँ पे 1 + x प्लस ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, -8 = 0। तो अब ये बनेगा x - 8 + 1 = 0, x - 7 = 0, तो x will be equal to 7। तो यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है मैंगनीज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 है। तो इस तरह से हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। आपके माइंड होना चाहिए किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मजमूआ होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। एक और भी एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे छठा रूल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। तो पहले हमने जो आयन पढ़ा है वो है सिंपल आयन, उसमें सिर्फ एक एटम होता है किसी भी एलिमेंट का। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसमें एक से ज्यादा एटम जो है वो मौजूद होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए है कि हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस आयन के ऊपर चार्ज के बराबर होगी। क्योंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो सबका जो सम था वो किसके बराबर था, 0 के बराबर था। अगर हम आयन की स्टडी करें तो सब एलिमेंट जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो उस आयन के ऊपर चार्ज के इक्वल आएगा। तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मौजूद जो है आयन मौजूद है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। तो हम सल्फेट आयन जो है उसकी एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे। हमारे पास मौजूद है SO4 - 2। SO4 - 2 एक कॉम्प्लेक्स आयन है क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है। तो यहाँ पे इस रूल के मुताबिक इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यहाँ पे सल्फर की अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो असूल ये कहता है कि इन सल्फर ऑक्सीजन की मिल मिला के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस आयन के ऊपर चार्ज -2 उसके बराबर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सल्फर और 4 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो वो किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। तो सब एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने जमा किया है, उनका जमा मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पास करें, हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम x पास करेंगे। मैं कहता हूं x ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे पता है वो कितनी है बेटा, -2। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम थे, मास इक्वल टू -2। यहाँ पे x ये कितना हो जाएगा, -8 = -2, ये बनेगा x = -2
रूल्स हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्स आयंस के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपको बताता चलो आयनिक कंपाउंड के लिए जो रूल ये है कि जो मेटल होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में साइन में होगी, जो नॉन मेटल होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस साइन में होगी। और वो कितनी होगी, वो जिस मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, अगर इस मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगी, और नॉन मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही होगी माइनस साइन के अंदर। और इसी तरह से अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें जहां पे दोनों नॉन मेटल होती हैं, तो वहां पे वो नॉन मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव साइन में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव साइन में लिखा जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल देता हूं, आपके पास है NaCl, तो यहाँ पे सोडियम मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस साइन में होगी, क्लोरीन की जो है नॉन मेटल ऑक्सीडेशन माइनस साइन में होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, जैसा कि HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस साइन में होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस साइन में होगी, ठीक है। और उसके अलावा बजाय इसके कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, तो चंद एक रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसको याद कर लें ताकि हमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में जो है वो दिक्कत ना आए। वो रूल्स ये हैं, हमारे पास पहला ग्रुप है फर्स्ट ए, सेकंड ए, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, थर्ड ए, इस तरह से फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप और एट्थ ए ग्रुप, ठीक है ना। तो आपके पास पहला ग्रुप है, इसमें हा, ली, ने, की, र, से, फरिया। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है इसमें है बी, मा, गा, सर, बा, रा। इसी तरह से तीसरा जो ग्रुप है इसमें बाबर, अली, के, इंडिया, थाईलैंड। इस तरह से चौथा जो ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है सस्सी, गई, सिंध, पंजाब। इस तरह से जो पांचवा ग्रुप है इसको इस तरह से याद करते हैं, नादिर, पप्पू, असलम, सब, भाई, ठीक है। इस तरह से छठा ग्रुप जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके पास ओ, सस्सी, तेरा, उन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो सर्कल वगैरह। सातवां जो ग्रुप है इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजेन्स हैं, फोजिया, कल, बाजार, आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आठवां ग्रुप है इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो बेटा ये चीज माइंड रखनी है, पहला ग्रुप है, ये दूसरा, तीसरा। पहले ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, दूसरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2, तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3। ये चीजें आपने माइंड रखनी है, ये एलिमेंट आप याद करोगे आप ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी। जब भी किसी भी कंपाउंड में आएंगे आपने ग्रुप नंबर याद रखना है, तो जो ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट होंगे जितने भी हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, ग्रुप नंबर 3 में जो एलिमेंट्स आएंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। यहाँ पे एक चीज माइंड रखिए, हाइड्रोजन के बारे में दोबारा सवाल ना कीजिएगा, इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है लेकिन मेटल के हाइड्राइड में होती है, बाकी सब चीज है प्लस साइन में होगी। और इसके अलावा यहाँ पे 4th, 5th और जो 6th है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद हम 7वें और 8वें ग्रुप में आएंगे। जो 7वां ग्रुप है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने का, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं ऑक्सीडेशन +2, ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं ऑक्सीडेशन +3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ये चीज माइंड रखिएगा कि नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इस वजह से इन्हें हम इस ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 8 ग्रुप को, क्योंकि इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ना इलेक्ट्रॉन देती है ना देती है। तो 7वें ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जब हमें ये वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो जाएंगी कि पहले ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है दूसरे ग्रुप में, तीसरे में और 7वें में, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। तो आइए 2-3 एग्जांपल लेते हैं और इसको हम कंप्लीट करते हैं, और आपकी जो है वो असाइनमेंट भी मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से जो है ना आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। चलिए एग्जांपल से
पहला जो है आपसे क्वेश्चन है कि हमारे पास मौजूद है कंपाउंड K2CrO4। K2CrO4 एक कंपाउंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हमने फाइंड करनी है, इसको हम x के बराबर लेंगे जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो बाकी हमारे पास पोटेशियम भी मौजूद है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पहले पता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पहले ग्रुप में है, ठीक है ना, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पहले से पता है -2 होती है नॉर्मली। तो हमें सिर्फ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा पोटेशियम जो है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम जो है वो क्या है, +1 है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितने एटम है, 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जिसको हमने x किया हुआ है, प्लस इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितने एटम है उसके लिए 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब का सम इसके बराबर होना चाहिए 0 के अकॉर्डिंग टू दी रूल। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट देंगे। 2 ऑक्सीजन सिस्टम प्रेशर क्या है, +1। तो यहाँ पे आपके पास जो मौजूद है ऑक्सीजन क्रोमियम पोटेशियम, उसकी हमने वैल्यू ऑक्सीजन स्टेट पुट कर दी, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट पुट कर दी। अकॉर्डिंग टू रूल इन सब की ऑक्सीजन स्टेट का सम इसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे 2 + x -8 = 0, तो ये बनेगा x - 8 + 2 = 0, x will be equal to -6 x - 6 = 0, x will be equal to 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 6 है, ठीक है। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, K2CR2O7। तो यहाँ पे दोबारा से हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे K2CR2O7, यहाँ पे था K2CrO7। यहाँ पे क्रोमियम का एक एटम था, यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है। दोबारा हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, पहले लिखते हैं +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, हमने क्रोमियम की फाइंड करनी है। हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो कि हमने फाइंड करनी है x है, ठीक है ना। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम जो कि +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है -2 है। तो आइए पहले जनरल फार्मूला लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितने एटम में, पोटेशियम में 2, इसकी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास, क्रोमियम की, तो उसको हमने x पास किया हुआ है, तो वो तो एक एटम की होती है, हमारे पास क्रोमियम के 2 एटम है, तो 2x लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, प्लस उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2, कितना ऑक्सीजन का एटम है 4, तो उसको 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। ये बनेगा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की +1 है, यहाँ पे 2x + 7 ये हो जाएगा -14 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये है 2 और ये -14, 2x - 14 + 2 = 0, 2x will be equal to -12 2x - 12 = 0। अब हमें जो है x की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, बनेगा 2x = 12। हमें तो x चाहिए, x क्या है, क्रोमियम की एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने दोनों की फाइंड करनी है। तो इसके लिए गलती ना कीजिएगा, 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक फाइंड करनी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम की फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से 2 पे डिवाइड करेंगे, इसलिए बनेगा x = 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 6 है, ठीक है। तो इस टॉपिक की वजह से ही हो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके हवाले से एक जो है वो होमवर्क है आपका कि आप इस चैप्टर में जाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, उसके 2 पार्ट है, वो दोनों आपने सॉल्व करने हैं। उनमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना होगी, जहाँ पे भी समझ ना एलिमेंट की ऑक्सीडेशन फाइंड करनी ना है, कोई मसला हो तो अगले लेक्चर में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने जो है वो करना है